शेर और बहादुर कछुआ। जंगल का राजा और उसकी शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। वह जब चाहता किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। जंगल के सभी जानवर डर के साए में जीते थे। जानवरों की चिंता और योजना। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और सोचा कि इस समस्या का हल निकालना होगा। उन्होंने मिलकर शेर के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, कृपया हर दिन शिकार करने के बजाय हम स्वयं आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें भी कम डर लगेगा। शेर को यह योजना पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मेरा भोजन समय पर नहीं आया तो मैं जंगल में हाहाकार मचा दूंगा। कछुए की बारी। हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाता और शेर उसे खा जाता। कुछ हफ्तों बाद कछुए की बारी आई। कछुआ बहुत धीमा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी। वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ा। शेर का गुस्सा। शेर भूख से बहुत गुस्से में था। उसने जोर से दहाड़ लगाई। इतनी देर क्यों कर दी? अब मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। कछुआ डरकर नहीं, बल्कि शांत होकर बोला, महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जिसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है और वह आपको चुनौती देता है। शेर का क्रोध और योजना। शेर यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कहाँ है वह ढीठ शेर? मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। कछुए ने चालाकी से कहा, महाराज, वह गहरे कुएं में रहता है। मैं आपको वहां ले चलता हूं। शेर का मूर्खता भरा निर्णय। कछुआ शेर को लेकर एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसे लगा कि कुएं में सच में एक और शेर बैठा हुआ है। उसने गुस्से में दहाड़ मारी तो कुएं से भी दहाड़ की गूंज सुनाई दी। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। जंगल में खुशी का माहौल। जंगल के सभी जानवर यह देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कछुए की बहादुरी और चतुराई की खूब तारीफ की। अब जंगल में सभी जानवर खुशी और शांति से रहने लगे। सीख। बुद्धिमानी और संयम से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। दूसरी कहानी। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसमें हाथियों का एक झुंड था। इसी झुंड की सरदार एक हथिनी थी, जिसका नाम मालिनी था। वह काफी समझदार और नेक दिल थी। अपने झुंड के सभी छोटे बड़े सदस्यों का ध्यान रखती थी। झुंड जब भी खाने या पानी की तलाश में जाता, मालिनी सबसे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढों, जो कि उन्होंने छिपाए होते हैं, मालिनी दूर से ही भांप लेती थी। वह रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचाती थी। झुंड के सभी हाथी और उनके परिवार मालिनी की हर बात मानते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ समय बाद मालिनी हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी झुंड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। जो नन्हा सा हाथी झुंड का सदस्य बना था, वह था सफेद हाथी। जहां सारे हाथी काले रंग के थे, वहीं यह सफेद हाथी पूरे जंगल में कौतूहल का विषय बन गया था। जो भी सफेद हाथी के बारे में सुनता, वह उसे देखने आ जाता। लेकिन मालिनी इस सब से खुश नहीं थी। मालिनी की सहेली पूनम हथिनी ने जब मालिनी से इसका कारण पूछा, तो मालिनी ने कहा, बहन, तुम नहीं जानती, अनगिनत हाथियों में बड़े नसीब से एक सफेद हाथी पैदा होता है। जितना इस बच्चे के बारे में सबको पता लगेगा, उतना ही इसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। पूनम यह बात सुनकर बोली, हाँ, यह बात तो हमने सोची नहीं कि हमारे नए सदस्य की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। शिकारियों को अगर इसके बारे में पता लग गया तो वे इसे किसी भी कीमत पर उठाकर ले जाएंगे। मालिनी ने कहा, हाँ, मैं इसी बात से चिंतित हूं। पूनम ने कहा, बहन, चिंता मत करो। तुमने हमारे पूरे झुंड की सालों से रक्षा की है। कई बार अपनी जान पर खेल कर भी तुमने में मुसीबत में पड़ने से बचाया है। अब झुंड की जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चे की रक्षा करने की। पूनम ने पूरे झुंड को एकत्रित किया और कहा, आज से हमारा पूरा झुंड मालिनी के बच्चे की रक्षा करेगा। उसको शिकारियों से बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़ें तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
और सुने या सैलान ते मेरियम। सभी ने सूंड उठाकर उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन से जब भी झुंड खाना लाने या पानी की तलाश में जाता, 4 हाथी नन्हे सफ़ेद हाथी की रक्षा के लिए रुक जाते थे और बाकी सदस्य उनका भी खाना और सूंड में पानी भरकर लाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात शिकारियों को पता लग गई कि जंगल में एक सफ़ेद हाथी ने जन्म लिया है। शिकारियों में सबसे प्रमुख था रारबट, जिसके पास आधुनिक हथियार थे। रारबट ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, मैंने विदेश में बात कर ली है। अगर हम किसी तरह उस छोटे सफ़ेद हाथी को चुरा लाएं तो उसकी इतनी कीमत मिलेगी कि आगे हमें शिकार के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। रारबट की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हाथियों को चकमा देकर सफ़ेद हाथी के बच्चे को चुराया जाए। अगले दिन से कुछ शिकारी छिप छिप कर हाथियों पर नजर रखने लगे। हाथी इस सबसे बेखबर अपने आप में मस्त रहते थे। एक दिन मालिनी अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में गई। वह जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर गई जिस पर एक शिकारी बैठा था। मालिनी ने सबको होशियार कर दिया। वह इधर उधर गड्ढा ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। न ही उस शिकारी ने उन पर हमला किया। मालिनी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी कि कहीं शिकारियों ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा है। लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं मिला तो मालिनी ने वापस जाने का फैसला किया। वापस आकर मालिनी ने सबको बुलाया और कहा, आज जो हुआ उससे एक बात समझ में आ गई कि शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे, न ही हमारे लिए जाल फैला रहे हैं। वे हम पर नजर रख रहे हैं। शायद वे मेरे बच्चे को चुराना चाहते हैं। तभी झुंड एक हाथी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम कल से उन शिकारियों को देखते ही मार देंगे, जिससे उनमें डर बैठ जाए और वे जंगल में न घुसें। मालिनी बोली, नहीं, इससे तो वो और गुस्से में आ जाएंगे और हाथियों को मारना शुरू कर देंगे। हमें होशियारी से काम लेना होगा। रात के समय मालिनी अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर के पास गई और उसे सारी बात बताई। शेर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, बहन, हम सब जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, तुम चिंता मत करो। ये बताओ करना क्या है। मालिनी ने कहा, मैं चाहती हूं जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इसे अपनी गुफा में रखो। में से शेर बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात। आज से तुम्हारा बच्चा अपने मामा के घर रहेगा। बाहर में और मेरी पत्नी बैठे रहेंगे। किसी क्या मजाल जो यहाँ कदम भी रखे। वैसे भी सफ़ेद हाथी हमारे जंगल की शान है। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप बेफिक्र रहो। अब नन्हा सफ़ेद हाथी शेर की गुफा में रहता था और हाथियों का झुंड मस्ती से पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता था। इधर रारबट और उसके साथी पूरे जंगल में नजर रखते रहते, लेकिन उन्हें कहीं भी सफ़ेद हाथी नहीं दिखा। एक दिन रारबट ने सबको बुलाया और डांटा, दंदा तो निसाम, तुम एक हाथी के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। कहाँ गया वो? शिकारी बोला, पता नहीं। हाथी कभी भी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं रखते, लेकिन ये पता नहीं कहाँ है। यो तो इन्होंने इसे किसी और जंगल में भेज दिया या वह मर गया। रारबट बोला, दूसरा जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक ये नहीं जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो मर गया हो। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। फिर भी तुम अगले कुछ दिन इन पर नज़र रखो। अगर नहीं मिले तो फिर हम यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाएंगे। कई दिन ढूंढने के बाद भी जब सफ़ेद हाथी नहीं मिला तो शिकारी उस जंगल को छोड़कर चले गए। मालिनी की सूझबूझ ने अपने बच्चे की जान बचा ली। मालिनी का यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह भी मालिनी की तरह ही समझदार और होशियार था। मालिनी अब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। उसका बच्चा अब झुंड का नेतृत्व करता था। अब वह शान से झुंड के आगे चलता था और हर खतरे से सबको बचाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि शिकारी उसे देखकर ही घबराकर भाग जाते थे। तीसरी कहानी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झांपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन राम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थीं। खुशबू, माँ, हमें घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट न होने के फायदे। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं। इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं। इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। खुशबू,
लेकिन माँ, रात को तो इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा, बेटी वो देखो, आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हमें अंधेरे में कहाँ हैं। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता है। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू, पिताजी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम, लेकिन बेटी वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। खुशबू, पिताजी मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना वहां जाकर अपना घर देखते हैं, क्या पता वह हमें वापस मिल जाए, मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम, लेकिन बेटी यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू, पिताजी अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके आप, इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मजदूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीदकर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। नंदराम, बेटी अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू, पिताजी यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती, शाम होती ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदाराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करते हैं। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, खुशबू, पिताजी मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी नीचे सोया करूंगी। ये सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेगी। चौथी कहानी। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ददा हो गया। कुशल, चाचा जी, आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। कुशल, मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? संगीता, बेटा तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहां आइसक्रीम दिलवाते थे। अब क्या हो गया? संगीता, कहा न उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ जी, रमेश, जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्च के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश, भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ले लिए,
अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वहीं मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। रघुनाथ जी, अरे तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है। चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को जैसे झटका लगा। उन्होंने कहा, रघुनाथ जी, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सुलूक हम लोगों से कर रहा है, ये ठीक नहीं है। रमेश, तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए की मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई थी। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थीं। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया। वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे। तभी रमेश वहां से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वे तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर, देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आप समझते क्यों नहीं? रघुनाथ, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर, जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। रमेश, भैया इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। रघुनाथ जी, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। रमेश, क्यों छोटे मास्टर चाचा को भूल गया? अब आइसक्रीम नहीं खानी। कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। रघुनाथ जी, डॉक्टर साहब, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। डॉक्टर, क्या लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए? रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलटकर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। रमेश, चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी। अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ जी, पगले, ये क्या किया? अब क्या करेगा बिना दुकान के? रमेश, कुछ भी कर लूंगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। रघुनाथ जी, कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देख के रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गईं। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह घर आ गया। रघुनाथ जी, रमेश अब भी अलग रहेगा मुझसे। जा अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। रमेश, लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूं, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। रघुनाथ जी, पगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान लिया। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते। 5वीं कहानी। रामेश्वर जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। एकदम ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के। दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर, लालची किस्म के थे। हर काम के लिए आने वाले से रिश्वत लेते थे। रामेश्वर जी के घर में उनकी पत्नी सुधा और उनके 2 पुत्र थे, अविनाश और सौरभ। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। रामेश्वर जी उन्हें पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठ जाते थे। एक दिन रामेश्वर जी की दफ्तर से छुट्टी थी।
पूरे घर ने उस दिन सफाई करने की ठान ली। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए। जैसे सुधा को रसोई साफ करनी थी, दोनों बेटों और रामेश्वर जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते रामेश्वर जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला, उसे साफ किया। यह देखकर अविनाश ने पूछा, पापा इसमें क्या है? ये सुनकर रामेश्वर जी ने कहा, कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब सौरभ बोला, पापा खोलो ना, इसे हमें भी दिखाओ, क्या है इसमें? रामेश्वर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें कहा ना कि इसमें पुराना सामान है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, देखते रहना, अभी नहीं। अविनाश बोला, पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? सौरभ ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे लगता है आपने हमसे छिपाकर पैसा रख रखा है और हम इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। रामेश्वर जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा रखा, वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, मेरा यकीन करो। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर वापस आते हैं। दोनों गुस्सा थे। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहां अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहां आज दोनों नफरत करने लगे। अविनाश और सौरभ को लगने लगा कि उसके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज के लिए मना कर देते थे। वे बेचारे ये सोचकर कि पापा ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके पापा ने तो बहुत पैसा दबाकर रख रखा है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहां भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इधर रामेश्वर जी भी जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता। सुधा जी बेमन से घर का काम निपटा रही थीं। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं। रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया था कि घर जाकर सबसे पहले उस बक्से की चाबी ढूंढेंगे। घर आकर उन्होंने सुधा जी से भी ढंग से बात नहीं की, खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुधा जी घर का सामान लेने बाजार गईं। उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बड़े से ताले की चाबी नहीं मिली। फिर सौरभ ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने जमाने का ताला था जो कि बहुत मजबूत था, वह टस से मस न हुआ। दोनों थक हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शाम को रामेश्वर जी आए। वे बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सोचा, बच्चे नाराज हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों नए कपड़ों, खिलौनों के लिए जिद करने लगे। मना करने पर वह अपने माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। उनकी नज़र में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। रामेश्वर जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब अविनाश और सौरभ सो रहे थे, तब रामेश्वर जी अपनी पत्नी सुधा के साथ घर छोड़कर चले गए। जब दोनों उठे तो देखा मेज पर एक चिट्ठी रखी है। उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी थी। सौरभ ने लपककर चाबी उठा ली। अविनाश बोला, पढ़ जरा, चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं न पता ने। सौरभ ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अविनाश और सौरभ, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा रखा है, इसलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। अविनाश पालिए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा को जोड़ रहे थे तो काम तो हमारे ही आता। सौरभ बोला, भैया चलो एक बार देख ही लेते हैं कितना बड़ा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी। दोनों उसे निकालकर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ लिखा था। बेटा रामेश्वर, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी झूठ मत बोलना। 2 कभी बेईमानी नहीं करना। 3 कभी काम से जी मत चुराना। 4 अपने से बड़ों का सम्मान करना। 5 पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता। दोनों डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। अविनाश कहता है, हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उनसे उल्टे। वे सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। वे ईमानदारी से चल रहे थे, हम उन्हें बेईमान समझ रहे थे। वे मेहनत से अपना काम करते थे, हम उन्हें रिश्वतखोर समझ रहे थे।
उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची हैं कि पैसों के लिए माता पिता को खो दिया। फिर अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। हमने उनका कितना अपमान किया कि वे घर छोड़कर चले गए। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए चलने की तैयारी करते हैं। घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने से रामेश्वर जी और सुधा जी आते दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं, बेटा तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। दोनों उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और उस दिन से दोनों माता पिता की सेवा करने लगते हैं। छठी कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली न जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटाकर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। बिंदिया, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वो सो रही हैं, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा, बेटी इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया, नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ, अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा, बेटी मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीबी को शर्म नहीं आती इसी छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है, हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच, झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता? बद्री, मालिक इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। सरपंच, झूठ बोल रहा है। आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई इसे सामान नहीं बेचेगा। कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। गांव वाला, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुल्म करेगा इस पर। सरपंच, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी। यह हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती हैं। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के घर में आने से सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया, अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। औरत, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया। हम भूखे मर जाएंगे। मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया पलटकर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। ये उसकी चाची थी। उसी समय चाची बिंदिया के पैरों में गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया उन्हें उठाती है। बिंदिया, कहाँ हैं तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो। चाची बिंदिया को लेकर पास ही में बने एक झोपड़े में ले जाती है। बिंदिया, क्या हुआ इन्हें? चाची, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई हैं। बहुत अच्छी हैं ये मालकिन, मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। चाचा, अरे ये क्यों नहीं कहती हमारे कर्मों की सजा मिल रही है? हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची, जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी,
उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सज़ा हमें मिल रही है। गांव, खेत, मकान सब छूट गया। अब तो बस मौत का इंतज़ार है। ये कहकर दोनों रोने लगे। बिंदिया, चाचा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा, बेटी तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ़ कर लिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची, बेटी हम किस मुँह से तेरे साथ चलें, जब तुझे हमारी ज़रूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। बिंदिया, चाची अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर न बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। सरपंच, अरे बद्री बेटी, ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया, पिताजी ये बहुत बुरे हालात में थे, बहुत बीमार थे। अब ठीक हैं, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राधा, देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं की, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। चाचा चाची कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर रोते रहे। दूसरी कहानी। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसमें हाथियों का एक झुंड था। इसी झुंड की सरदार एक हथिनी थी, जिसका नाम मालिनी था। वह काफी समझदार और नेक दिल थी। अपने झुंड के सभी छोटे बड़े सदस्यों का ध्यान रखती थी। झुंड जब भी खाने या पानी की तलाश में जाता, मालिनी सबसे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढों, जो कि उन्होंने छिपाए होते हैं, मालिनी दूर से ही भांप लेती थी। वह रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचाती थी। झुंड के सभी हाथी और उनके परिवार मालिनी की हर बात मानते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ समय बाद मालिनी हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी झुंड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। जो नन्हा सा हाथी झुंड का सदस्य बना था, वह था सफेद हाथी। जहां सारे हाथी काले रंग के थे, वहीं यह सफेद हाथी पूरे जंगल में कौतूहल का विषय बन गया था। जो भी सफेद हाथी के बारे में सुनता, वह उसे देखने आ जाता। लेकिन मालिनी इस सब से खुश नहीं थी। मालिनी की सहेली पूनम हथिनी ने जब मालिनी से इसका कारण पूछा, तो मालिनी ने कहा, बहन, तुम नहीं जानती, अनगिनत हाथियों में बड़े नसीब से एक सफेद हाथी पैदा होता है। जितना इस बच्चे के बारे में सबको पता लगेगा, उतना ही इसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। पूनम यह बात सुनकर बोली, हाँ, यह बात तो हमने सोची नहीं कि हमारे नए सदस्य की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। शिकारियों को अगर इसके बारे में पता लग गया तो वे इसे किसी भी कीमत पर उठाकर ले जाएंगे। मालिनी ने कहा, हाँ, मैं इसी बात से चिंतित हूं। पूनम ने कहा, बहन चिंता मत करो, तुमने हमारे पूरे झुंड की सालों से रक्षा की है। कई बार अपनी जान पर खेल कर भी तुमने में मुसीबत में पड़ने से बचाया है। अब झुंड की जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चे की रक्षा करने की। पूनम ने पूरे झुंड को एकत्रित किया और कहा, आज से हमारा पूरा झुंड मालिनी के बच्चे की रक्षा करेगा। उसको शिकारियों से बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़ें तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी ने सूंड उठाकर उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन से जब भी झुंड खाना लाने या पानी की तलाश में जाता, 4 हाथी नन्हे सफेद हाथी की रक्षा के लिए रुक जाते थे और बाकी सदस्य उनका भी खाना और सूंड में पानी भरकर लाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात शिकारियों को पता लग गई कि जंगल में एक सफेद हाथी ने जन्म लिया है। शिकारियों में सबसे प्रमुख था रारबट, जिसके पास आधुनिक हथियार थे। रारबट ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, मैंने विदेश में बात कर ली है। अगर हम किसी तरह उस छोटे सफेद हाथी को चुरा लाएं तो उसकी इतनी कीमत मिलेगी कि आगे हमें शिकार के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। रारबट की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हाथियों को चकमा देकर सफेद हाथी के बच्चे को चुराया जाए। अगले दिन से कुछ शिकारी छिप छिप कर हाथियों पर नजर रखने लगे। हाथी इस सबसे बेखबर अपने आप में मस्त रहते थे। एक दिन मालिनी अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में गई। वह जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर गई, जिस पर एक शिकारी बैठा था। मालिनी ने सबको होशियार कर दिया। वह इधर उधर गड्ढा ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। न ही उस शिकारी ने उन पर हमला किया। मालिनी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी कि कहीं शिकारियों ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा है।
लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं मिला तो मालिनी ने वापस जाने का फैसला किया। वापस आकर मालिनी ने सबको बुलाया और कहा, आज जो हुआ उससे एक बात समझ में आ गई कि शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे, न ही हमारे लिए जाल फैला रहे हैं, वे हम पर नजर रख रहे हैं। शायद वे मेरे बच्चे को चुराना चाहते हैं। तभी झुंड एक हाथी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम कल से उन शिकारियों को देखते ही मार देंगे, जिससे उनमें डर बैठ जाए और वे जंगल में न घुसें। मालिनी बोली, नहीं, इससे तो वो और गुस्से में आ जाएंगे और हाथियों को मारना शुरू कर देंगे। हमें होशियारी से काम लेना होगा। रात के समय मालिनी अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर के पास गई और उसे सारी बात बताई। शेर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, बहन, हम सब जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये बताओ करना क्या है। मालिनी ने कहा, मैं चाहती हूं जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इसे अपनी गुफा में रखो। में से शेर बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात, आज से तुम्हारा बच्चा अपने मामा के घर रहेगा, बाहर में और मेरी पत्नी बैठे रहेंगे। किसी क्या मजाल जो यहाँ कदम भी रखे। वैसे भी सफ़ेद हाथी हमारे जंगल की शान है, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, अब बेफिक्र रहो। अब नन्हा सफ़ेद हाथी शेर की गुफा में रहता था और हाथियों का झुंड मस्ती से पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता था। इधर रॉबर्ट और उसके साथी पूरे जंगल में नजर रखते रहते, लेकिन उन्हें कहीं भी सफ़ेद हाथी नहीं दिखा। एक दिन रॉबर्ट ने सबको बुलाया और डांटा, दंदा तो निसाम, तुम एक हाथी के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए, कहाँ गया वो? शिकारी बोला, पता नहीं, हाथी कभी भी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं रखते, लेकिन ये पता नहीं कहाँ है। यो तो इन्होंने इसे किसी और जंगल में भेज दिया या वह मर गया। रॉबर्ट बोला, दूसरा जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक ये नहीं जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो मर गया हो। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। फिर भी तुम अगले कुछ दिन इन पर नज़र रखो, अगर नहीं मिले तो फिर हम यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाएंगे। कई दिन ढूंढने के बाद भी जब सफ़ेद हाथी नहीं मिला तो शिकारी उस जंगल को छोड़कर चले गए। मालिनी की सूझबूझ ने अपने बच्चे की जान बचा ली। मालिनी का यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह भी मालिनी की तरह ही समझदार और होशियार था। मालिनी अब बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। उसका बच्चा अब झुंड का नेतृत्व करता था। अब वह शान से झुंड के आगे चलता था और हर खतरे से सबको बचाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि शिकारी उसे देखकर ही घबराकर भाग जाते थे। तीसरी कहानी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झांपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन राम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थीं। खुशबू, माँ, हमें घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट न होने के फायदे, एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। खुशबू, लेकिन माँ, रात को तो इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा, बेटी वो देखो, आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हमें अंधेरे में कहाँ हैं? और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता है। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं।
नंदराम, लेकिन बेटी वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। खुशबू, पिताजी मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना वहां जाकर अपना घर देखते हैं, क्या पता वह हमें वापस मिल जाए, मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम, लेकिन बेटी यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू, पिताजी अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके आप, इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मजदूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीदकर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। नंदराम, बेटी अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू, पिताजी यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती, शाम होती ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदाराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करते हैं। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, खुशबू, पिताजी मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी नीचे सोया करूंगी। ये सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेगी। चौथी कहानी। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ददा हो गया। कुशल, चाचा जी, आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। कुशल, मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? संगीता, बेटा तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहां आइसक्रीम दिलवाते थे। अब क्या हो गया? संगीता, कहा न उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की। लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ जी, रमेश, जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्च के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश, भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ले लिए, अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वहीं मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। रघुनाथ जी, अरे तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है। चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को जैसे झटका लगा। उन्होंने कहा, रघुनाथ जी, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सुलूक हम लोगों से कर रहा है, ये ठीक नहीं है। रमेश, तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए की मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई थी। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थीं। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया। वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है।
महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे। तभी रमेश वहां से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वे तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर, देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप समझते क्यों नहीं? रघुनाथ, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर, जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। रमेश, भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। रघुनाथ जी, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। रमेश, क्यों छोटे मास्टर चाचा को भूल गया? अब आइसक्रीम नहीं खानी। कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। रघुनाथ जी, डॉक्टर साहब, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। डॉक्टर, क्या लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए? रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलटकर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। रमेश, चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी। अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ जी, पगले, ये क्या किया? अब क्या करेगा बिना दुकान के? रमेश, कुछ भी कर लूंगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। रघुनाथ जी, कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देख के रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गईं। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह घर आ गया। रघुनाथ जी, रमेश अब भी अलग रहेगा मुझसे। जा अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। रमेश, लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूं, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। रघुनाथ जी, पगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान लिया। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते। 5वीं कहानी। रामेश्वर जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। एकदम ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के। दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर, लालची किस्म के थे। हर काम के लिए आने वाले से रिश्वत लेते थे। रामेश्वर जी के घर में उनकी पत्नी सुधा और उनके 2 पुत्र थे, अविनाश और सौरभ। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। रामेश्वर जी उन्हें पढ़ा लिखाकर अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठ जाते थे। एक दिन रामेश्वर जी की दफ्तर से छुट्टी थी। पूरे घर ने उस दिन सफाई करने की ठान ली। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए। जैसे सुधा को रसोई साफ करनी थी, दोनों बेटों और रामेश्वर जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते रामेश्वर जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला, उसे साफ किया। यह देखकर अविनाश ने पूछा, पापा, इसमें क्या है? ये सुनकर रामेश्वर जी ने कहा, कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब सौरभ बोला, पापा खोलो ना, इसे हमें भी दिखाओ, क्या है इसमें? रामेश्वर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें कहा ना कि इसमें पुराना सामान है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, देखते रहना, अभी नहीं। अविनाश बोला, पापा, क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है? सौरभ ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे लगता है आपने हमसे छिपाकर पैसा रख रखा है और हम इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। रामेश्वर जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा रखा, वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, मेरा यकीन करो। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर वापस आते हैं। दोनों गुस्सा थे। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहां अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहां आज दोनों नफरत करने लगे।
अविनाश और सौरभ को लगने लगा कि उसके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज़ के लिए मना कर देते थे। वे बेचारे ये सोचकर कि पापा ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके पापा ने तो बहुत पैसा दबाकर रख रखा है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इधर रामेश्वर जी भी जब ऑफिस पहुँचते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता। सुधा जी बेमन से घर का काम निपटा रही थीं। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं। रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया था कि घर जाकर सबसे पहले उस बक्से की चाबी ढूंढेंगे। घर आकर उन्होंने सुधा जी से भी ढंग से बात नहीं की, खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुधा जी घर का सामान लेने बाजार गईं। उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बड़े से ताले की चाबी नहीं मिली। फिर सौरभ ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने जमाने का ताला था जो कि बहुत मजबूत था, वह टस से मस न हुआ। दोनों थक हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शाम को रामेश्वर जी आए। वे बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सोचा, बच्चे नाराज हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों नए कपड़ों, खिलौनों के लिए जिद करने लगे। मना करने पर वह अपने माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। उनकी नज़र में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। रामेश्वर जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब अविनाश और सौरभ सो रहे थे, तब रामेश्वर जी अपनी पत्नी सुधा के साथ घर छोड़कर चले गए। जब दोनों उठे तो देखा मेज पर एक चिट्ठी रखी है। उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी थी। सौरभ ने लपककर चाबी उठा ली। अविनाश बोला, पढ़ जरा, चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं न पता मैंने। सौरभ ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अविनाश और सौरभ, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा रखा है, इसलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। अविनाश पालिए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा को जोड़ रहे थे तो काम तो हमारे ही आता। सौरभ बोला, भैया चलो एक बार देख ही लेते हैं कितना बड़ा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी। दोनों उसे निकालकर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ लिखा था। बेटा रामेश्वर, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। एतिह्याओ का कभी झूठ मत बोलना। 2 कभी बेईमानी नहीं करना। 3 कभी काम से जी मत चुराना। 4 अपने से बड़ों का सम्मान करना। 5 पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता। दोनों डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। अविनाश कहता है, हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उनसे उल्टे। वे सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। वे ईमानदारी से चल रहे थे, हम उन्हें बेईमान समझ रहे थे। वे मेहनत से अपना काम करते थे, हम उन्हें रिश्वतखोर समझ रहे थे। उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची हैं कि पैसों के लिए माता पिता को खो दिया। फिर अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। हमने उनका कितना अपमान किया कि वे घर छोड़कर चले गए। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए चलने की तैयारी करते हैं। घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने से रामेश्वर जी और सुधा जी आते दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं, बेटा तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। दोनों उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और उस दिन से दोनों माता पिता की सेवा करने लगते हैं। छठी कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली न जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटाकर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। बिंदिया, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वो सो रही हैं, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा,
बेटी इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया, नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ, अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा, बेटी मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीबी को शर्म नहीं आती इसी छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है, हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच, झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा, और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता? बद्री, मालिक, इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। सरपंच, झूठ बोल रहा है, आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई इसे सामान नहीं बेचेगा, कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। गांव वाला, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा, ये तो और जुल्म करेगा इस पर। सरपंच, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी, या हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती हैं। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के घर में आने से सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया, अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। औरत, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया, हम भूखे मर जाएंगे, मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया पलटकर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। ये उसकी चाची थी। उसी समय चाची बिंदिया के पैरों में गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया उन्हें उठाती है। बिंदिया, कहाँ हैं तुम्हारे पति, मुझे उनके पास ले चलो। चाची बिंदिया को लेकर पास ही में बने एक झोपड़े में ले जाती है। बिंदिया, क्या हुआ इन्हें? चाची, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई हैं, बहुत अच्छी हैं ये मालकिन, मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। चाचा, अरे ये क्यों नहीं कहती हमारे कर्मों की सजा मिल रही है? हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची, जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी, उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें मिल रही है। गांव खेत मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। ये कहकर दोनों रोने लगे। बिंदिया, चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा, बेटी, तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ़ कर लिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाची, बेटी, हम किस मुंह से तेरे साथ चलें, जब तुझे हमारी ज़रूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। बिंदिया, चाची, अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर न बन पाती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया, फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। सरपंच, अरे बद्री बेटी, ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया, पिताजी ये बहुत बुरे हालात में थे, बहुत बीमार थे, अब ठीक हैं, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राधा, देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं की, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। चाचा चाची कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर रोते रहे।